आज हम लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैराथन क्लास करने वाले हैं, ठीक है। और उसमें लगभग सब कुछ पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, ताकि जो है हर एक चीज़ हम लोग कवर कर दें। तो सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर थ्योरी से शुरू करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी। उपभोक्ता के व्यवहार से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी क्रोनोलॉजी देखेंगे। उपभोक्ता के व्यवहार के जितने भी सिद्धांत हैं, सबकी हम लोग क्रोनोलॉजी देखेंगे, क्रम देखेंगे क्या है। ठीक है ना। तो इनका क्रम क्या है भाई। सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या आया था, आप लोग को पता है। हम्म, सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई थी। बताओ भाई, मांग का नियम पहले आया था कि क्या आया था। थोड़ा सा बताते भी चलिए। लॉ ऑफ डिमांड, बिल्कुल। सबसे पहले क्या आया था, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले आया था 1699 में। ठीक है। उसके बाद 1854 में लॉ ऑफ डीएमयू आया। लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और साथ ही साथ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ईएमयू। ये दोनों कब आए थे, 1854 में, यानी 84। तीसरे नंबर पे क्या आया था भाई। थोड़ा सा नेटवर्क कट कर रहा है। आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना, आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं आ रही है। एक बार बता दीजिए आप लोग, क्योंकि नेटवर्क में बड़ी समस्या आ रही है हमारी तरफ से। जब भी कोई समस्या आए तो आप लोग बता दीजिएगा ना। तो 1854 में लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ ईएमयू आया। अब 1886 की ओर बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1886 में ही आया, ध्यान में रखिए। ठीक है। अब 1890 की ओर बढ़ते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का कॉन्सेप्ट कब आया, 1890 में मार्शल ने दिया। फिर पांचवें नंबर पे ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कब आया, 1934 में। फिर फिर आया रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कब आई, 1938 में। सेवेंथ पोजीशन पे है 1944, यानी न्यूमन मॉर्गेस्टन यूटिलिटी थ्योरी। न्यूमन मॉर्गेस्टन यूटिलिटी, एनएमयू थ्योरी भी बोला जाता है। कब आया ये, 1944। न्यूमन मॉर्गेस्टन यूटिलिटी थ्योरी। ठीक है। आई
इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। 8वां है फ्रीडमैन सेवेज हाइपोथेसिस। फ्रीडमैन सेवेज हाइपोथेसिस। फ्रीडमैन सेवेज हाइपोथेसिस कब आई? 1948, ठीक है। फ्रीडमैन सेवेज हाइपोथेसिस कब आई? 1948। 9वें नंबर पे है शेफर्ड लेमा। शेफर्ड दिखा दीजिए थोड़ी। लेमा, हाँ बेटा फ्रीडमैन देख, के बाद क्या बोला था आपने? फ्रीडमैन सेवेज अप्रोच। सैविज। फ्रीडमैन, हाँ सेवेज मैं लिख दे रहा हूँ, सेवेज अप्रोच, ठीक है। फ्रीडमैन सेवेज अप्रोच। और फिर शेफर्ड लेमा। शेफर्ड लेमा कब आया भाई? शेफर्ड लेमा आया 1953, ठीक। फिर 1954 में चलते हैं, लीनियर एक्सपेंडिचर थ्योरी आई। लीनियर एक्सपेंडिचर थ्योरी। लीनियर एक्सपेंडिचर थ्योरी कब आई भाई? 1954। फिर आगे बढ़ते हैं 1956 में लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी या लॉजिकल प्रेफरेंस थ्योरी, ये हिक्स ने दिया था। लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी। लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी 1956 में जे.आर. हिक्स ने दिया, या लॉजिकल प्रेफरेंस थ्योरी भी इसको बोला जाता है। 12 नंबर पे है स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल। ये किसने दिया था? स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल, ये नेरलो ने दिया था। कब दिया था? 1958। 13 नंबर पे है डायनेमिक डिमांड फंक्शन। डायनेमिक डिमांड फंक्शन किसने दिया था भाई? डायनेमिक डिमांड फंक्शन, ये 1966 में दो लोगों ने दिया था, हाउथेटकर एंड टेलर। हाउथेटकर एंड टेलर ने 1966 में डायनेमिक डिमांड फंक्शन दिया। तो ये 13 इसकी क्रोनोलॉजी है और आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों ने लिख लिया, आगे बढ़े। बोलिए भाई, हो गया? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे कार्डिनल अप्रोच। इसकी बात करेंगे कार्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। एक मिनट। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब सबसे पहले, और सब कुछ तो आप लोग जानते हो, यहाँ मैराथन में हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आप लोगों को सबको पता है, इसकी विचारधारा किसने दी थी? हरमन हेनरिच गोसेन। कार्डिनल अप्रोच का सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हरमन हेनरिच गोसेन। और उनके साथ जेवंस, स्टेनली जेवंस थे, कार्ल मेंजर थे। इसके बाद इसको व्यवस्थित तरीके से, साइंटिफिक तरीके से मार्शल और पीकू लोगों ने इसको नया रूप दिया। इसीलिए कार्डिनल अप्रोच मार्शल ने फेमस किया था, बट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हरमन हेनरिच गोसेन, ठीक है। जो कि हमने 1854 जब लिखवाया है आप लोगों को, वो उसी ने दिया। गोसेन वाज द फ्रेंच मैथमेटिशियन, बहुत बड़े मैथमेटिशियन। उनकी टेक्स्ट बुक बहुत पहले आ गई, बट लोग उनको पढ़ ही नहीं पाए।
उनकी टेक्स्ट बुक को लोगों के सामने लाने वाले अर्थशास्त्री कौन है? स्टेनली जेवंस। स्टेनली जेवंस ने गोसेन की थ्योरियों को दुनिया के सामने रखा आसान भाषा में। लेकिन तब तक एक आदमी आ गया था, मार्शल नामक, और उसने पूरा तहलका मचा दिया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इनकी मान्यता क्या है भाई? अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्डिनल अप्रोच की मान्यताएं क्या है, तो कार्डिनल अप्रोच की मान्यताएं क्या है कि यूटिलिटी को ये लोग मेजरेबल मानते हैं। यूटिलिटी यूटिलिटी मापनीय है, ठीक है, मेजरेबल, पहली बात। और क्या मानते थे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्थिर है इनके अकॉर्डिंग, कांस्टेंट। और क्या मानते थे ये लोग? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, स्वतंत्र उपयोगिता। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी यानी स्वतंत्र उपयोगिता, यानी एक वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है केवल उसी वस्तु की मात्रा पर निर्भर करता है, वस्तु के मात्रा पर निर्भर नहीं करता। जो वस्तु खाओगे उसी से तो आपको यूटिलिटी मिलेगी, जो वस्तु आप रखे हो उसका कोई रिलेशन उससे थोड़ी है। ठीक है ना। चौथी इनकी विशेषता क्या है? रेशनल कंज्यूमर मानते थे, यानी ये कहते थे कि कंज्यूमर जो है वो रेशनल है, विवेकशील है। मतलब कि कंज्यूमर अपनी दी इनकम का अपना कैसे इस्तेमाल करेगा कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके। ठीक है। पांचवी एजम्पशन क्या है भाई? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड पर आधारित है इनकी थ्योरी। ये क्या है भाई? आत्मदर्शन विधि। आत्मदर्शन विधि पर आधारित है इनकी थ्योरी। ये क्या है कि जो अर्थशास्त्री है वो मानते थे कि जो लोग हैं वो अपने स्वयं के मानसिक अनुभव के आधार पर दूसरे उपभोक्ताओं के व्यवहार का अनुमान लगाते हैं। जो इकोनॉमिस्ट ये थ्योरी दिए उनका ये मानना था कि स्वयं के मानसिक जो अनुभव हैं, जो आपके जो अनुभव हैं, उसी के आधार पर हम दूसरे जो कंज्यूमर हैं उनके व्यवहार का अनुमान लगाते हैं। उसी को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव। ठीक है ना। ये कुछ इसकी अजम्पशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखना। अब इस थ्योरी से संबंधित दो थ्योरियां हैं जो हम लोगों को ध्यान में, कार्डिनल अप्रोच में दो थ्योरियां। कौन सी दो थ्योरी हैं? दो नियम है भाई। एक है लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और एक है ईएमयू, इक्वी मार्जिनल। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु का उपभोग करते रहते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। टोटल यूटिलिटी बढ़ती है बट मार्जिनल यूटिलिटी घटती है, ध्यान में रखिएगा। और ईएमयू क्या कहता है? ईएमयू मोर देन वन गुड के केस। ईएमयू क्या है? जैसे डीएमयू की बात करें तो ये केवल वन गुड का केस, यहाँ पे मोर देन वन गुड का केस है। ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है भाई? एम यू एक्स बराबर पी एक्स, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। ठीक है। व्हाट इज दिस? अभी हायर में या फिर यही पीजीटी में ये क्वेश्चन यहाँ से आया था कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन एक्स, यानी यक्स पर आप 1 रुपए खर्चा करते हो। मान लो यक्स की कीमत है 1 रुपया, तो यक्स पर 1 रुपए अगर खर्चा करते हो आप यक्स गुड पे, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या, यानी मनी से कितनी उपयोगिता आपको मिल रही है? एम यू एक्स अपॉन एक्स पी एक्स क्या है? यक्स वस्तु पर आप कोई भी मनी की यूनिट खर्चा करते हो, 1 रुपए 2 रुपए, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या है? दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को दिखाता है यक्स वस्तु के संदर्भ में। ये वाई वस्तु के संदर्भ में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। ठीक है ना। तो ये दो थ्योरियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा नोट करके ये भी लिख लीजिए, एमयू का फार्मूला क्या होता है भाई?
mu का फार्मूला क्या होता है, TUN माइनस TUN माइनस 1, ये ध्यान में रखिएगा फार्मूला, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखिए, आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। AU MU और TU में संबंध क्या है, AU MU और TU में संबंध क्या है भाई, आपको पता है। पहला संबंध कि AU क्या कहते हैं, MU बढ़ता है, MU एक मिनट, MU अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, TU बढ़ता है, ठीक है। दूसरा, MU 0 है तो TU मैक्सिमम होता है, ठीक है। और MU निगेटिव है तो TU क्या है, घटने लगता है, ठीक है। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हो। चौथा, चौथा ये है कि जब MU एंड TU AU घटता है, जब MU और TU दोनों घटते हैं, घटता है तो AU ज्यादा होता है MU से, ठीक है। तो AU जो है ज्यादा होता है, ठीक है। और जब MU और AU दोनों घटते हैं तो AU की जो ढाल है, मतलब AU का जो गिरना है वो कम होता है, इसलिए AU ज्यादा होता है MU, ठीक है ना। जब MU AU दोनों गिरते हैं तो जो MU का ढाल है वो ज्यादा होता है, इसलिए AU की वैल्यू ज्यादा होती है MU की वैल्यू, ठीक है। एक तो ये संबंध। TU अगर मैक्सिमम है, TU मैक्सिमम पर क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, यानी पूर्ण तृप्ति का बिंदु, पूर्ण तृप्ति का बिंदु होता है। और MU जहां मैक्सिमम, MU जहां 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, MU जहां 0 होता है उसको क्या बोलते हैं, तो TU मैक्सिमम होता है। फिर TU मैक्सिमम रहता है और MU 0 रहता है। वही चीज है मैंने बोला, ठीक है। AU हमेशा पॉजिटिव होता है, AU हमेशा धनात्मक होता है, AU कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आठवां रिलेशन, MU पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, निगेटिव भी होता है, ठीक है। बट AU हमेशा पॉजिटिव, ये ध्यान में रखिए, ठीक। तो ये कुछ संबंध हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे, आगे हम लोग ऑर्डिनल थ्योरी की बात करेंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्रमवाचक सिद्धांत। अब क्रमवाचक में जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा कि भैया यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उसको अनुभव कर सकते हो, आप बता नहीं सकते हो कि तुम एक रोटी खाए तो कितनी यूटिलिटी, ये सब चोचलेबाजी है, मार्शल लोग पागल हैं, ये लोग पता नहीं क्या बता दिए। तो हिक्स ने मार्शल लोगों को बेवकूफ बनाया कि तुम लोग जो कह रहे हो ये सब बेकार है, हमारी थ्योरी सही है। तो सही भी है, कोई भी आदमी कुछ खा रहा है वो कैसे बताएगा कि हमें संतुष्टि कितनी मिली, नंबर में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? कुछ लोग डकार बढ़िया लेते हैं तो समझ जाओ पेट अच्छे से भर गया,
क्यों भाई, आज के दौर में ये भी तो एक साइन है, जैसे कोई खा के उठे अगर अच्छी डकार आए तो समझ लो बढ़िया खाना बना था, पेट उसका भरा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में इनकी मेन मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, यानी विशेषताएं क्या हैं या अजम्पशन क्या हैं, हम उनको देखें। तो क्या है भाई इनकी अजम्पशन या विशेषताएं क्या है? ये भी रेशनल मानते थे कंज्यूमर को। क्या मानते थे? रेशनल मानते थे, विवेकशील मानते थे। इनका मानना था कि एक कंज्यूमर जो है वो अपनी दी हुई इनकम पर अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। दूसरी है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करते थे। ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी ये ऑर्डर दे, मतलब आप पेप्सी और कोक आपसे पूछा जाए कि आपको कौन सा पसंद है, तो आप पेप्सी बोलते हो, तो इसका मतलब आप पेप्सी को प्रेफरेंस ज्यादा देते हो कोक की तुलना में। ये प्रेफरेंस की बात करते थे, ऑर्डर की बात। ठीक है। तीसरी, ये नॉन सटाइटी की बात करते थे। नॉन सटाइटी यानी गैर संतुष्टि की बात करते थे लोग। गैर संतुष्टि, गैर संतुष्टि मतलब इनका मानना था कि एक कंज्यूमर कभी संतुष्ट नहीं होता। सही बात, किसी को कितना भी दे दो उसको लगता है कम है और दो, संतुष्ट नहीं होता है। तो ये नॉन सटाइटी की बात करते थे। और ये डीएमआरएस की बात करते थे। डीएमआरएस यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते थे। और किसकी बात करते थे भाई? ट्रांजिटिविटी की बात करते थे। ट्रांजिटिविटी, सकर्मकता की बात करते थे। सकर्मकता मतलब अगर ए इज ग्रेटर देन बी है और बी इज ग्रेटर देन सी है, तो ए इज ग्रेटर देन सी भी होगा। ठीक है। इसका एक और मतलब है, अगर ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो ए बराबर भी सी होगा। ये दोनों सकर्मकता के उदाहरण। ठीक है। छठवीं प्रॉपर्टी क्या है? परफेक्ट इंफॉर्मेशन। परफेक्ट इंफॉर्मेशन यानी पूर्ण ज्ञान। उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की कीमत और मौद्रिक आय के बारे में पूरा नॉलेज होता है। और अगली एजम्पशन, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होती है यानी सततता पाई जाती है, मतलब उपभोक्ता के व्यवहार में संगतता पाई जाती है। अगर वो कह रहा है कि भैया हमें सेब पसंद है अंगूर से, तो दूसरे टाइम वो ये नहीं कहेगा कि हमें अंगूर पसंद है सेब से। इसका मतलब वो दोगला है, दो तरह की बात करता है। एक तरह का बात करे, सतत होना चाहिए कंज्यूमर का बिहेवियर। कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए ऑर्डिनल यूटिलिटी के अनुसार। ठीक, तो दीज आर द मेन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम एजवर्थ हैं। एजवर्थ ने सर्वप्रथम ये कॉन्सेप्ट दिया था 1881 में। ठीक है। इसके बाद पैरेटो आते हैं। कब कब दिया इन्होंने? 1906 में। ठीक है। उसके बाद इस थ्योरी को वैज्ञानिक तरह से हिक्स और एलन ने समझाया था 1934 में। ठीक है, तो ये इसका क्रोनोलॉजी है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं सर और एक डिफरेंस करके चलते हैं। पिछला पेज दिखा दीजिए, थोड़ी रह गया पैरेटो वाला। हाँ, पैरेटो 1906 में दिए, एजवर्थ 1881 में, ये 1934। लिख लिया? ठीक है थैंक यू। हाँ सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंडिफरेंस कर्व की चर्चा करेंगे। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आप लोगों को सबको पता है अच्छे से। एमआरएस क्या होता है भाई? व्हाट इज एमआरएस? एमआरएस क्या है कि उपभोक्ता अगर एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई खाने का प्रयास करता है, तो वाई वस्तु की उसको कुछ इकाई त्याग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व होता है आपका, वो हर पॉइंट पे सेम सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। अगर आप एक गुड को ज्यादा खा रहे हो और आपको सेम सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, तो आपको दूसरी वस्तु का कुछ इकाई या कुछ क्वांटिटी कम करना पड़ेगा,
तभी तो आप हर बिंदु पे समान संतुष्टि प्राप्त करोगे। तो यही एमआरएस दिखाता है। एमआरएस क्या दिखाता है कि अगर एक कंज्यूमर किसी भी गुड का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको किसी अदर गुड का कुछ क्वांटिटी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो सेक्रीफाइस ही क्या है, दैट इज एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जब भी मैं इंडिफरेंस कर्व की बात करता हूं तो समझ जाइए वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन की बात हो रही है, यानी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर आईसी के शेप की बात हो रही है, जो कि वेल बिहेव आईसी कही जाती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है भाई, विशेषताएं क्या है? तटस्थता वक्र डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है। कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। और भी कैसा? लेफ्ट टू राइट। कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरी विशेषता क्या है भाई? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ठीक। तीसरी विशेषता क्या है? हायर आईसी शोज द हायर सेटिस्फैक्शन। हायर आईसी, हायर सेटिस्फैक्शन, हायर सेटिस्फैक्शन, यानी उच्च आईसी पे आप जाओगे, हायर आईसी पे जाओगे तो आपको हायर लेवल ऑफ संतुष्टि मिलेगी, अधिक संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोनोटोनिसिटी या नॉन सेटाइटी। इसका रीजन क्या है? नॉन सेटाइटी, नॉन सेटाइटी या फिर मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी, मोर इज बेटर ओवर लेस, यानी कंज्यूमर, अभी हम लोगों ने देखा कंज्यूमर कैसा है? नॉन सेटाइटी, यानी अतृप्त है, जितना ही दो उसके लिए कम है, इसीलिए वो हायर आईसी पे जाना चाहता है। तो मोनोटोनोसिटी का मतलब क्या होता है? मोर इज बेटर ओवर टू लेस, यानी नॉन सेटाइटी के कारण या मोनोटोनिसिटी के कारण हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन देती है। अगला, इंडिफरेंस कर्व किसी भी अक्ष को नहीं छूता। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व आईसी किसी भी अक्ष को, एक्सिस को टच नहीं करता, छूता नहीं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो किसी भी एक्सिस को छूता नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि किसी भी एक रेशनल कंज्यूमर है, किसी भी क्वांटिटी की जीरो मात्रा कंज्यूम कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए वो बीच में ही रहना प्रयास करता है। दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते, दो आईसी एक दूसरे को कट नहीं करते, कट नहीं करते। क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिविटी, सकर्मकता। ट्रांजिटिविटी वायलेट हो जाएगी। जो ट्रांजिटिविटी एजम्पशन है का ऑर्डिनल अप्रोच की, अगर दो इंडिफरेंस कर कट कर देते हैं दूसरे को तो ट्रांजिटिविटी मान्यता उल्लंघित हो जाती है, वायलेट हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे कॉफ डगलस। कॉफ डगलस सभी यूटिलिटी फंक्शन में आपका कैसा होगा? आईसी। सबसे पहले कॉफ डगलस की बात करें। कॉफ डगलस, कॉफ डगलस उपयोगिता फलन। कॉफ डगलस उपयोगिता फलन किस तरह का होता है? आप लोगों को सभी को पता है कि जो कॉफ डगलस प्रोडक्शन यूटिलिटी फंक्शन है वो कैसा होता है? यू एक्स की पावर अल्फा और वाई की पावर बीटा। ये कॉफ डगलस यूटिलिटी फंक्शन। इसमें एमआरएस क्या होता है? एमआरएस क्या होगा कॉफ डगलस यूटिलिटी फंक्शन में? ए अपॉन बी वाई अपॉन एक्स। दिस इज एमआरएस ऑफ कॉफ डगलस यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, कॉफ डगलस में एमआरएस होता क्या है? डिमिनिशिंग होता है, यानी डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, घटता हुआ होता है, घटता हुआ होता है। ये सब आएगा एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एमआरएस का फार्मूला पता होना चाहिए। और कॉफ डगलस में आईसी क्या होती है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, ये कॉफ डगलस की कहानी होगी। अब आ जाइए सीईएस में।
सीईएस यूटिलिटी फंक्शन, सीईएस उपयोगिता फलन। सीईएस उपयोगिता फलन में फॉर्म क्या है भाई, उसका रूप क्या है? सीईएस उपयोगिता फलन u इज इक्वल टू ए एक्स की पावर रो प्लस बी वाई की पावर रो होल की पावर 1/रो। ये सीईएस यूटिलिटी फंक्शन है। सीईएस यूटिलिटी फंक्शन में एमआरएस क्या होता है? व्हाट इज एमआरएस ऑफ सीईएस यूटिलिटी फंक्शन? एनीवन, कोई बताएगा? सीईएस यूटिलिटी फंक्शन में एमआरएस क्या होगा? है भाई, एमआरएस है a/b अल्फा/बीटा y/x की पावर 1 माइनस रो। दिस इज द एमआरएस ऑफ सीईएस यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, और कैसा होता है? घटता हुआ होता है एमआरएस, घटता हुआ होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग होता है। इसमें भी आईसी कैसी बनती हैं? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन यानी मूल बिंदु की ओर उन्नत होता है। ठीक है, सभी लोगों ने लिख लिया? बताइए भाई, चलें आगे। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ। अभी यही हैं, अभी बहुत सारी चीजें हैं। अब आ जाते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पूर्ण पूरक। पूर्ण पूरक में उपयोगिता फलन कैसा होता है भाई? पूर्ण पूरक उपयोगिता फलन कैसा होता है? मीन, u इज इक्वल टू मीन ए एक्स कॉमा बी वाई। दिस इज पूर्ण पूरक उपयोगिता फलन। ठीक है, इसमें एमआरएस क्या होगा भाई? व्हाट इज एमआरएस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एमआरएस क्या होगा? कौन बताएगा? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में एमआरएस क्या होता है? तो इसमें 3 सिचुएशन है। पहला, किंक पॉइंट पे एमआरएस क्या होगा? दूसरा, हॉरिजॉन्टल अगर है तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल है। और तीसरा, वर्टिकल। ठीक है, तो किंग पे एमआरएस क्या होगा? इनडिटरमिनेट, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल वाले में एमआरएस 0, वर्टिकल में एमआरएस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन बिल्कुल। और ओवरऑल कहेंगे तो 0 या फिर इनफाइनाइट। ठीक है ना? इसमें आईसी कैसा बनेगी? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आईसी क्या बनेगी? एल से, एल से। ठीक है, या फिर समकोणीय आकार। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन फंक्शन को लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। लियोनटिफ उत्पादन वो उपयोगिता फलन भी बोलते हैं, उपयोगिता फलन। या फिर इसको फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूटिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूटिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं, यानी स्थिर अनुपात उपयोगिता फलन भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। पूर्ण स्थानापन्न, पूर्ण स्थानापन्न। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में कैसा होता है आपका उपयोगिता फलन भाई? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का उपयोगिता फलन कैसा होगा? u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। प्लस वाला परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का होता है। एमआरएस का क्या होगा यहाँ पे? a/b। a/b क्या है? कांस्टेंट है, इसीलिए एमआरएस क्या होता है इसमें? स्थिर। ठीक, आईसी कैसा बनता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में भाई? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। ठीक, अगला, अगला यूटिलिटी फंक्शन।
अगले में क्वासी लीनियर, क्वासी लीनियर, क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन का क्या होता है भाई? फंक्शन u इज इक्वल टू वी एक्स। वी एक्स क्या है? अर्ध लीनियर, यानी क्वासी लीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्ध लीनियर, लीनियर नहीं, अर्ध लीनियर। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक लीनियर हो और एक अर्ध लीनियर, तो उस तरह के यूटिलिटी फंक्शन को हम क्वासी लीनियर बोलते हैं, यानी अर्ध रैखिक उपयोगिता फलन। अब इसमें एक्स जो है वो अर्ध रैखिक वस्तु है, वाई क्या है? पूर्ण रैखिक। ठीक है, तो इस तरह के उपयोगिता फलन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वासी लीनियर। अब इसमें जरूरी है, ये भी हो सकता है u इज इक्वल टू एक्स प्लस वी वाई, यहाँ पे y अर्ध लीनियर है, x लीनियर है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इस केस में हमारे क्या होगा? पहले वाले के केस में हमारे क्या होगा? क्वासी लीनियर में हमारे क्या होता है भाई? क्वासी लीनियर में आपका एमआरएस क्या होगा? अब भाई जो वस्तु लीनियर है इसी का अवकलन होगा, y का अवकलन एक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? mu x अपॉन mu y क्या आएगा? mu x अपॉन mu y v डैश x आ जाएगा, और y का अवकलन 1 हो जाएगा। यानी एक चीज ध्यान में रखिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं, क्वासी लीनियर के केस में जो एमआरएस होता है वो केवल एक्स पे निर्भर करता है। क्वासी लीनियर में अगर क्वासी लीनियर का फंक्शन इस तरह का है, यानी जिसमें यक्स गुड नॉन लीनियर, गैर रैखिक, उसमें एमआरएस केवल यक्स गुड के ऊपर निर्भर करता है, वाई गुड के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वहीं इस केस में क्या हो जाएगा? एमआरएस 1 अपॉन वी डैश एक्स हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? एमआरएस केवल वाई गुड के ऊपर निर्भर करता है, वी डैश वाई होगा, वाई गुड के ऊपर निर्भर करता है, एक्स गुड के ऊपर निर्भर नहीं करता। ध्यान में रखिएगा। क्लियर है सभी को? बताइए भाई। इसमें केवल वाई गुड पर, इसमें केवल एक्स गुड पे हमारे निर्भर करता है। आईसी कैसा होगा क्वासी लीनियर में? व्हाट इज द तटस्थता वक्र शेप? इंडिफरेंस कर्व का क्वासी लीनियर में शेप कैसा होगा भाई? बताइए जरा। क्वासी लीनियर के केस में इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होगा? हम्म, बोलिए भाई। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मतलब एक बताइए कोई। बोलो भाई। अब केवल एक वस्तु के ऊपर निर्भर करता है तो इसमें कॉन्वेक्स तो होगा, वो तो कन्फर्म है, लेकिन कैसा होगा? तो लिख लीजिए, आईसी कॉन्वेक्स होंगे, लेकिन लेकिन वर्टिकल पैरेलल होंगे, वर्टिकली वर्टिकली पैरेलल होंगे, वर्टिकली पैरेलल। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊपर वाले के केस में, हम इस वाले के केस में बता रहा हूँ कि ऊपर वाले में देखिए आप, एमआरएस केवल एक्स वस्तु के ऊपर निर्भर करता है, तो एमआरएस जब केवल एक वस्तु के ऊपर निर्भर करता है, वाई की मात्रा तो हम खा ही नहीं रहे ना, वाई वाई की मात्रा पर खा नहीं रहे, मतलब निर्भर नहीं करता ना, यानी एक ही यक्स के ऊपर की ओर जाने पर सभी आईसी क्या हो जाएगी? यानी एक ही यक्स के ऊपर जाने पर सभी आईसी क्या हो जाएंगी? वर्टिकली, मतलब उनका हम पैरेलल कर देंगे। ठीक है, एक ही यक्स पे, क्योंकि वाई के ऊपर तो निर्भर कर ही नहीं रहा। नीचे वाले में क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टली पैरेलल। नीचे वाले में वाई है ना, तो हॉरिजॉन्टली इसमें पैरेलल होगी। ऊपर वाले में जो गुड नॉन लीनियर होगी उसी
के रिस्पेक्ट में पैरेलल हो। अब भाई नॉन लीनियर एक्स है, ठीक है, यहाँ पे तो हम वर्टिकली पैरेलल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वाई नॉन लीनियर है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बेटा टाइम नहीं है, ठीक है। इसमें अगर इतना मैं कराऊंगा तो फिर समझ लीजिए कॉसी लीनियर ही पढ़ते रह जाए, ठीक है निधि जी। तो अभी इतना ही करवाएंगे, हमने क्लास में करवाया हुआ है, बहुत पहले सब हम ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं। तो इसको अभी डिटेल में कराने चलेंगे तो पूरा टाइम चला जाएगा, समझ लीजिए, तो ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन, कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन क्या है भाई? ठीक है, कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन क्या है? किस तरह का कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन होता है? u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह का यूटिलिटी फंक्शन कहीं भी दिखे आपको तो समझ जाइए कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन। अब कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन है तो उसका एमआरएस क्या होगा? व्हाट इज द एमआरएस ऑफ कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन है भाई? एमआरएस क्या होता है इसका? व्हाट इज द एमआरएस? एमआरएस है एक्स अपॉन वाई होता है, ध्यान से समझिएगा। कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन का एमआरएस क्या होता है? एक्स अपॉन वाई। और ये क्या होता है? बढ़ता हुआ होता है, इंक्रीजिंग होता है। अभी तक हम लोगों ने जिसका जैसे कॉब डगलस सीएस देखा, सब डिक्रीजिंग, घटता हुआ होता है, ये बढ़ता हुआ। इसीलिए आईसी कैसा होगा इसका? कॉनकेव। कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन का आईसी कैसा होता है? कॉनकेव होता है। और जिसमें एमआरएस कैसा होता है? इंक्रीजिंग, ठीक है। अगला, अगर दोनों गुड बैड हैं, अगर दोनों गुड बैड हैं यानी खराब वस्तु है, तो आईसी कैसा होता है? बताओ भाई। तो आईसी कॉनकेव ही होता है। अगर दोनों गुड बैड हैं तो आईसी कैसा होता है? कॉनकेव ही होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। और अगर दोनों गुड गुड हैं तो, अगर दोनों गुड गुड हैं, अच्छी वस्तु है, तो आईसी कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। जैसे कि कॉब डगलस सीएस, सब दोनों गुड उसमें क्या होती है? गुड होती है, ठीक है, समझ में आया ना। और अगर अगर यक्स एक गुड गुड है, एक गुड गुड है और दूसरी बैड है, यानी पहली अच्छी वस्तु है और दूसरी बैड है, तो क्या होगा आईसी? बताइए भाई, डिफरेंस करो क्या होगा? एमआरएस क्या होगा यहाँ पे? अगर पहली गुड गुड है या दूसरी बैड है तो आईसी कैसा बनेगा? बताइए भाई। कॉनकेव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, कॉनकेव विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स अक्ष के संदर्भ में कॉनकेव होगा, लेकिन लेकिन वाई अक्ष के संदर्भ में कैसा होगा? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पहली गुड गुड है यानी एक्स अक्ष पे आप गुड वस्तु लेते हो, वाई पे बैड लेते हो, ठीक है, तो आपका आईसी कैसा होगा? एक्स अक्ष के संदर्भ में कॉनकेव होगा, वाई अक्ष के संदर्भ में कॉन्वेक्स। एक मिनट में आ रहा हूँ।
तो भाई यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? चले आगे, बताइए। ओके, चौथा केस भी देख लीजिए। अगर इसी का जस्ट अपोजिट कर दें, पहला बैड हो जाए और दूसरी गुड हो जाए तो क्या होगा? हैं? अगर पहली वस्तु बैड है यानी एक्स एक्सिस पे हम मैं बैड ले लेता हूँ, यानी पहली वस्तु बैड है और दूसरी गुड है, यानी इस तरह, इस पे मैं बैड लेता हूँ और इस पे गुड लेता हूँ, तो आईसी कैसा बनेगा? उसी का जस्ट अपोजिट, उसी का जस्ट अपोजिट। बैड के लिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? निगेटिव होती है। और गुड के लिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है भाई? पॉजिटिव होती है। ठीक है, यानी एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो निगेटिव है, वाई की मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। ठीक है, तो एमआरएस यहाँ पे आईसी कैसा बनेगा? आईसी कॉन्वेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉन्वेक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और कॉनकेव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आईसीसी की बात करेंगे। आईसीसी आप लोगों को सभी को पता है कि विभिन्न इनकम लेवल पे आय के विभिन्न स्तरों पर कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इनकम कंजप्शन कर्व कहलाती है। ठीक है, आय उपभोग वक्र कहलाती है। अब आय उपभोग वक्र डिफरेंट गुड में डिफरेंट होता है। अगर दोनों गुड नॉर्मल हैं तो क्या होगा? अगर दोनों वस्तुएं या दोनों गुड्स नॉर्मल वस्तु हैं यानी सामान्य वस्तु, तो कैसा होगा आईसीसी में? अगर दोनों गुड नॉर्मल वस्तु हैं तो आईसी कैसा होगा? आईसीसी कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग इस तरह का होगा। ठीक है, दूसरा केस, अगर यक्स गुड लग्जरी है, वाई गुड नेसेसरी है, तो आईसीसी कैसा बनेगा? बताइए जरा। अगर यक्स गुड क्या है? लग्जरी है, वाई गुड नेसेसरी है, ये तो पढ़ाया हुआ है। बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन है आप लोग। बताओ भाई। सर इसमें आईसी एक्स अक्ष की तरफ मुड़ा हुआ बनेगा। क्या एक्स अक्ष की तरफ क्या होगा? मुड़ा हुआ होगा। यही बता रहे हो ना आप? बोलो भाई। अगर एक्स गुड सर वाई लग्जरी है, सर वाई एक्सिस की तरफ। क्या बोल रही हो जूही? तुम्हारी आवाज कट रही सर जैसे है। इनकम काजोल। बढ़ेगी उस वैसे ये हाँ, लग्जरी गुड बढ़ाएगा तो वाई एक्सिस की तरफ होगा। बिल्कुल। तो अगर यक्स गुड विलासिता वस्तु है, वाई वस्तु आवश्यक वस्तु है, तो आपका आईसीसी कैसा बनेगा? कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि विलासिता वस्तु की मांग की आय लोच कैसी होती है? ज्यादा होती है, और नेसेसरी गुड्स की मांग की आय लोच
कम होती है। भाई नेसेसरी वस्तु है, जितनी कमाओगे उतना ही पूरा थोड़ी खर्चा कर दोगे, कम खर्चा करोगे। तो नेसेसरी गुड आप वाई पे ले रहे हो, आवश्यक वस्तु, और ये यहाँ पे विलासिता ले रहे हो, तो विलासिता पे ज्यादा कंजप्शन करोगे, इसको कम से बढ़ाओगे, इसलिए कैसा हो जाएगा, फ्लैटर टाइप का हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैटर। यक्स अक्ष की तरफ, यक्स अक्ष की तरफ क्या होगा, झुकाव ज्यादा होगा। ठीक है, यक्स अक्ष की तरफ झुका हुआ, झुका हुआ होगा, यानी फ्लैटर। या इसको एक और नाम से कह सकते हो, कॉनकेव होगा, कॉनकेव। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट, अगर यक्स गुड नेसेसरी है, यक्स नेसेसरी है और वाई लग्जरी है, तो क्या होगा भाई, तब आईसीसी क्या होगा, जस्ट अपोजिट, स्टीपर हो जाएगा, वाई एच की ओर झुका होगा, इस तरीके का होगा। ठीक है, वाई एच की ओर झुका हुआ, यानी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ठीक, चौथा केस, अगर एक वस्तु इंफीरियर है तो क्या होगा, मान लीजिए यक्स गुड, यक्स गुड इंफीरियर है, घटिया वस्तु, और वाई सामान्य, तो आईसीसी कैसा बनेगा, आईसीसी कैसा बनेगा भाई, वाई एच की ओर बैकवर्ड बेंडिंग, कुछ इस तरह का, यानी बैकवर्ड बेंडिंग टू वाई एक्सिस, जो सामान्य वस्तु होगी उसी की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग होगा। ठीक है, क्योंकि यक्स वस्तु को घटिया है तो वो कम करेगा ना, इसको लगातार बढ़ा रहा है। और वहीं जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो पांचवा केस, अगर यक्स नॉर्मल है और वाई इंफीरियर है, तो क्या होगा भाई, आईसीसी। तो आईसीसी कैसा होगा, यक्स अक्ष की को और क्या हो जाएगा, बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक है, यक्स अक्ष की ओर बैकवर्ड। अब आ जाइए पीसीसी, प्राइस कंजप्शन कर, यानी कीमत में बदलने से, कीमत के बदलने से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कीमत उपभोग वक्र, यानी प्राइस कंजप्शन। प्राइस कंजप्शन कर्व में भी बहुत सारे केसेस हैं। मान लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन, तो पीसीसी कैसा होता है, बताइए भाई। अगर मांग की आय लोचदार है, मांग की कीमत लोचदार है, इकाई से अधिक है, तो पीसीसी का शेप कैसा होगा, जल्दी जल्दी बताओ, पीसीसी का शेप कैसा होगा, हम्म? बताओ भाई, पीसीसी का आकार कैसा होगा, पता है, नहीं पता, तो पीसीसी का आकार कैसा होगा, अगर मान की लोच ज्यादा है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसीसी होगा। ठीक है, क्यों, कैसे, इस तरीके। ठीक, कीमत में बदलने से आप देखिए, मांग की लोच अधिक होने का अर्थ क्या होता है, आप यक्स वस्तु कीमत में मान लीजिए थोड़ा सा परिवर्तन होता है, लेकिन मांग में देखो ज्यादा परिवर्तन, 1 2 3 पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी,
आईसीसी कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। दूसरा केस, अगर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 है तो पीसीसी कैसा बनेगा? व्हाट इज द शेप ऑफ पीसीसी? शेप कैसा होगा भाई? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पीसीसी बनेगा अगर इलास्टिसिटी 1 है। थर्ड केस, अगर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लेस देन 1 है तो पीसीसी कैसा बनेगा? बताइए भाई, लेस देन 1 है तो पीसीसी कैसा बनेगा? पॉजिटिव। लेस देन 1 है तो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक, अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी। ठीक, अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी बनेगा, बिल्कुल पॉजिटिव स्लोप। चौथा केस, गिफेन वस्तु में कैसा बनेगा पीसीसी? गिफेन वस्तु, गिफेन वस्तु में पीसीसी कैसा बनता है? बैकवर्ड बेंडिंग। कैसा बनता है? बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग किस तरफ? टुवर्ड्स वाई एक्सिस, वाई एक्स की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग होगा, यानी कुछ इस तरह का होगा पीसीसी। ठीक है, तो समझ में आया ना? बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर है? एंजिल वक्र वगैरह आप लोग जानते ही हो, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की ओर। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है भाई? जैसे कि हम लोग डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? जो डायरेक्टली आप कोई गुड खाते हो उससे जो उपयोगिता मिलती है, दैट इज द डायरेक्ट यूटिलिटी। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, आप कोई भी गुड्स इनडायरेक्टली किसका फंक्शन होती है? आपकी उपयोगिता जो है वो इनडायरेक्टली किसका फंक्शन होती है? प्राइस का। आप बाई वस्तु जो खाते हो वो कहाँ से आती है? प्राइस से आती है। खरीदोगे तभी तो आएगी, और खरीदोगे कहाँ से? आपकी इनकम होनी चाहिए। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन किसका फंक्शन है? प्राइस का और किसका? इनकम। प्राइस का और इनकम का इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता है। मान लीजिए अगर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को हम बी से डिनोट कर रहे हैं तो किसका फंक्शन है? दो वस्तुएं ले रहे हैं तो मान लीजिए एक्स वस्तु, वाई वस्तु की कीमत, और किसका? हमारी इनकम का, यानी एम, इसका फंक्शन। ठीक है, दिस इज इनडायरेक्ट यूटिलिटी। अब ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की विशेषताएं क्या हैं भाई? जल्दी जल्दी बताइए। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो जल्दी जल्दी फटाफट बताते चलिए। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की विशेषताएं क्या होती हैं? एनीवन, कौन बताएगा? कोई है तो बताएगा। प्रॉपर्टीज क्या है? यहीं से क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की विशेषताएं क्या हैं? क्या ये होमोजीनियस होता है? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होमोजीनियस होता है? अगर होमोजीनियस होता है तो किस डिग्री का? बिल्कुल होमोजीनियस होता है। तो पहली प्रॉपर्टी है होमोजीनियस, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। फंक्शन होता है डिग्री 0 का होता है। ठीक है, 0 डिग्री का होता है। फंक्शन का मान बढ़ेगा? अरे भैया सिंपल सी बात है, आपकी इनकम भी 20 रुपए से बढ़ा दी जाए और आपका जो वस्तु आप खरीदते हो उसकी कीमत भी बढ़ा दी जाए उसी प्रपोर्शन, क्या आपका यूटिलिटी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता है वो होमोजीनियस
ऑफ डिग्री 0 इन प्राइसेस एंड इनकम। क्यों भाई, कुछ समस्या आ रही थी क्या नेटवर्क में? हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम आ? दिख रही थी, अभी दिख रही है। अभी क्लियर है ना सब कुछ? जल्दी जल्दी बताइए, अभी सब जी सर। हाँ, good, ठीक, ओके। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 इन प्राइसेस एंड इनकम, यानी अगर आपकी कीमत और आय एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन से बढ़ा दी जाए, एक स्थिर अनुपात से बढ़ा दी जाए, तो आपकी उपयोगिता पर कोई प्रभाव उससे नहीं पड़ता है, इसका मतलब। ठीक। दूसरी विशेषता क्या है भाई? जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता है वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम होता है। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। यानी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम। यानी आय के संदर्भ में इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कैसा होता है? नॉन डिक्रीजिंग, मतलब बढ़ता हुआ फलन या गैर घटता। ठीक है, यानी बढ़ता हुआ फलन। जाहिर सी बात है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी उपयोगिता बढ़ेगी ना, इसलिए नॉन डिक्रीजिंग लिखा है। कीमतों के संदर्भ में क्या होगा भाई? डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइसेस। यानी कीमतों के संदर्भ में अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन क्या होता है? घटता हुआ फलन होता है। कीमत बढ़ेगी तो आपकी उपयोगिता कम हो जाएगी। भाई महंगाई बढ़ेगी तो आपकी उपयोगिता कम होगी, जाहिर सी बात। अभी देखिए महंगाई बढ़ गई है, हम ही हैं। पहले 10 रुपए की चाय मिलती थी, बाहर जाके पी के चले आते। 15 रुपए की चाय मिल रही है, मैं घर पे बनाता हूँ चाय। क्या करूँ, 15 रुपए मैं क्यों दूं बाहर? भाई 10 रुपए का दूध आता है पैकेट वाला, उसको ले आइए, दूध घर में चाय बनाइए बढ़िया। 15 रुपए की चाय हो गई है, तो आपकी उपयोगिता पर उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगली विशेषता क्या है इसकी? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव? क्वासी कॉन्वेक्स होता है। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन अर्ध उन्नतोदर होता है। अर्ध उन्नतोदर यानी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज क्वासी कॉन्वेक्स। क्वासी कॉन्वेक्स होता है किसके टर्म्स में? क्वासी कॉन्वेक्स किसके टर्म्स में होता है? इन प्राइसेस एंड इनकम। इन प्राइसेस एंड इनकम यानी कीमतों और आय के संदर्भ में जो कॉसी लीनियर फंक्शन होता है आपका, कॉसी लीनियर होता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, यानी अर्ध उन्नतोदर होता है कीमतों के और आय के संदर्भ में। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है भाई? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन रॉय आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है। रॉय आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और क्या इसकी प्रॉपर्टी है? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यानी अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन क्या होता है? सतत उपयोगिता फलन होता है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। सभी लोगों ने लिख लिया? बताइए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आसान है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन भी आए हुए हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। चलें आगे। अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से मार्शल का डिमांड फंक्शन प्राप्त हो जाता है। तो अगला टॉपिक लिख लीजिए, मार्सिलियन डिमांड फंक्शन। मार्शल का मांग फलन। मार्शल का मांग फलन, मार्सिलियन डिमांड फंक्शन। ये मार्सिलियन डिमांड फंक्शन क्या होता है भाई? मार्सिलियन डिमांड फंक्शन को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की सहायता। मार्सिलियन डिमांड फंक्शन को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से, वो भी कैसे? रॉय आइडेंटिटी की हेल्प से।
ठीक है। तो रॉय आइडेंटिटी की मदद से हम मार्शल का मांग वक्र प्राप्त कर सकते हैं। मार्शल का मांग वक्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। मार्शल का मांग वक्र, मार्सिलियन डिमांड फंक्शन किसका फंक्शन होता है भाई? अगर मैं मान लीजिए एक्स गुड है, एक्स गुड का मार्शल, एम लिख रहा हूँ, मार्शल का डिमांड फंक्शन, और भी किसके रिस्पेक्ट में? डी मतलब डिमांड, एक्स मतलब गुड, एम मतलब मार्शल। मार्शल का एक्स के गुड के संदर्भ में डिमांड फंक्शन किसका फलन होगा? इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड इनकम। दिस इज मार्सिलियन डिमांड फंक्शन। ठीक है। अब मार्सिलियन डिमांड फंक्शन आप कैसे निकालोगे? रॉय आइडेंटिटी। ये रॉय आइडेंटिटी क्या होती है भाई? या मार्सिलियन डिमांड फंक्शन उससे कैसे निकालोगे? रॉय आइडेंटिटी क्या होती है? माइनस डेल वी अपॉन डेल पी एक्स होल डिवाइडेड डेल वी अपॉन डेल एम। यानी अगर मैं v क्या है? v इज व्हाट? v इज द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। जैसे कि हमने बताया, अगर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को आप कीमतों के संदर्भ में अवकलन कर दो और फिर आय के संदर्भ में अवकलन कर दो और दोनों का अनुपात ले लो माइनस के साथ, तो दिस इज द रॉय आइडेंटिटी। और यही रॉय आइडेंटिटी से आप मार्शल का डिमांड फंक्शन निकाल लो। समझ में आया? इस रॉय आइडेंटिटी का बहुत बार यूजीसी नेट में फार्मूला भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। लिख लिया ना सभी लोगों ने? बताइए भाई, जहां न समझ में आ रहा हो वो भी बताइएगा। जहां आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो आप लोग उसको पॉइंट करिएगा, हम बता देंगे। ठीक। अब मार्सिलियन डिमांड फंक्शन की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने उसका देखा विशेषताएं क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का, वैसे ही मार्सिलियन डिमांड फंक्शन की भी प्रॉपर्टीज होती है। तो मार्सिलियन डिमांड फंक्शन की विशेषता क्या है भाई? किसी को पता है मार्सिलियन डिमांड फंक्शन की विशेषता क्या है? एनीवन? कोई बताएगा मार्सिलियन डिमांड फंक्शन की विशेषता क्या है? किसी को भी पता हो तो आप लोग बता सकते हैं। नहीं पता? तो आइए प्रॉपर्टी लिखते हैं मार्सिलियन डिमांड फंक्शन की। मार्शल के मांग वक्र की विशेषताएं क्या है? ठीक है। तो मार्सिलियन जो डिमांड फंक्शन होता है वो होमोजीनियस होता है। किसके टर्म्स में? होमोजीनियस, होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो, ऑफ डिग्री जीरो इन प्राइसेस एंड इनकम। यानी कि आय और कीमतों के संदर्भ में जो मार्शल का मांग फलन होता है वो 0 डिग्री का होता है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाए और कीमतें भी उसी अनुपात में बढ़ जाएं तो उपभोक्ता की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आपकी 100 रुपए से इनकम भी बढ़ गई, मान लीजिए 100 रुपए थी आपकी इनकम 200 हो गई, यानी 100% बढ़ गई इनकम, और 100% महंगाई भी बढ़ जाए तो क्या आपकी मांग पर कोई प्रभाव पड़ेगा? उसका नहीं पड़ेगा। मांग आप जितनी करते थे उतना ही करोगे, क्योंकि दोनों सेम प्रपोर्शन से बढ़ा है ना। और इसकी विशेषता क्या है भाई? मार्सिलियन डिमांड फंक्शन, मार्शल का जो मांग फलन होता है उसमें उसमें इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों प्रभाव होते हैं, दोनों प्रभाव इन्वॉल्व होते हैं।
ठीक है, मार्सिलियन डिमांड फंक्शन में आपका आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों प्रभाव शामिल होता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। मार्शल का सर दोनों प्रभाव क्या होते हैं सर, ये क्या लिखा है? इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है सर। मार्शल के डिमांड फंक्शन में इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों प्रभाव में होते हैं। मार्शल का मांग फलन को भी सेटिस्फाई करता है, वालरा के लॉ को यानी नियम को सेटिस्फाई करता है। यानी मार्शल का जो मांग फलन है वो वालरा के लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, यानी फॉलो करता है वालरा के लॉ को, सेटिस्फाई या फॉलो करता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मार्सिलियन। अब देखो इसको आप मार्सिलियन, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व या फिर अनकंपनसेटेड डिमांड, ये सभी की प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान में रखिएगा। मार्शल के मांग वक्र को हम अनकंपनसेटेड मांग वक्र यानी अक्षतिपूर्ति मांग वक्र, साधारण मांग वक्र, ये सब कहते हैं। तो जिसकी भी विशेषता पूछे यही टिक दो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेंडिचर फंक्शन की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर फंक्शन, व्यय फलन। ये व्यय फलन क्या होता है भाई? एक्सपेंडिचर किसका फंक्शन होता है? अगर मैं एक्सपेंडिचर को ई से डिनोट करूं तो ई किसका फंक्शन होता है? प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, अगर दो वस्तु ले रहे हो, साथ ही साथ उपयोगिता। तो एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड यूटिलिटी। उपयोगिता और कीमतों का फलन होता है एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर फंक्शन की विशेषताएं क्या है भाई? एक्सपेंडिचर फंक्शन की विशेषताएं क्या है? ये होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होता है। ये क्या होता है? होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होता है इन प्राइसेस। इन प्राइस अगर कीमतें बढ़ती हैं तो एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात। अगर कीमतें 20% से बढ़ रही हैं तो आपका खर्चा भी 20% से बढ़ जाएगा। तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, कीमतों के संदर्भ में, हाँ यहाँ नहीं है, ध्यान में रखिएगा। एक्सपेंडिचर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन यूटिलिटी, इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता के संदर्भ में एक्सपेंडिचर फंक्शन बढ़ता हुआ फलन होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर फंक्शन उपयोगिता के संदर्भ में क्या होता है? बढ़ता हुआ फलन होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी, एक्सपेंडिचर फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। एक्सपेंडिचर फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन इन प्राइसेस एंड यूटिलिटी। प्राइसेस एंड यूटिलिटी के संदर्भ में जो एक्सपेंडिचर फंक्शन होता है वो क्या होता है? कंटीन्यूअस होता है, सतत होता है। और क्या होता है भाई? एक्सपेंडिचर फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ यूटिलिटी और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या होता है? नॉन डिक्रीजिंग इन प्राइस। एक्सपेंडिचर फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग इन प्राइस। ठीक है, इन प्राइसेस,
यानी कीमतों के संदर्भ में जो आपका व्यय फलन होता है वो नॉन डिक्रीजिंग होता है, यानी गैर घटता हुआ, यानी बढ़ता हुआ फलन। जैसे कीमत बढ़ेगा तो आप खर्च भी तो बढ़ा दोगे, क्यों भाई, तो बढ़ा दोगे, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग इन प्राइसेस होता है, नॉन डिक्रीजिंग इन प्राइसेस। पांचवी प्रॉपर्टी, एक्सपेंडिचर फंक्शन कॉनकेव होता है कि कॉन्वेक्स? एक्सपेंडिचर फंक्शन कॉनकेव होता है, कॉनकेव इन प्राइसेस। कीमतों के संदर्भ में एक्सपेंडिचर फंक्शन कैसा होता है? कॉनकेव होता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर फंक्शन कैसा होता है? कॉनकेव होता है इन प्राइसेस। लिख लिया यहाँ तक सभी लोगों ने? बताइए भाई, चलें आगे। लिख लिया हो तो चलें आगे। सभी लोग जी बताओ सर। भाई। सभी लोग बताओ भाई। जी सर। अब कुछ पता ना दलिया तो आपको मिला है दिसंबर 4 तेल दलिया वही अपना एंटीना का है, खोल लियो तुम, बंद करो। ये कहीं गई है। अगली प्रॉपर्टी क्या है एक्सपेंडिचर फंक्शन की? एक्सपेंडिचर फंक्शन होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होता है, ये तो लिखवा ही दिया है। एक्सपेंडिचर फंक्शन शेफर्ड लेमा को सेटिस्फाई करता है। एक्सपेंडिचर फंक्शन शेफर्ड लेमा को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि वहाँ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन रॉय आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है, ये शेफर्ड लेमा को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिचर। अब आ जाइए हिक्सियन डिमांड पर। हिक्स का मांग, हिक्स का मांग वक्र क्या है भाई? हिक्स का मांग वक्र किसका फलन होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हिक्स का जो मांग वक्र है वो किसका फलन होता है? एक्स डी और यहाँ एच डी। हिक्स का एक्स वस्तु के मांग वक्र का फलन कैसा होता है? किसका फलन होता है? प्राइसेस का और इनकम। हिक्स का डिमांड वक्र किसका फलन होता है? प्राइस और इनकम, ठीक है। हिक्स का डिमांड वक्र किसका फलन होता है? प्राइस और इनकम। नहीं, एक मिनट, प्राइस और यूटिलिटी, प्राइस और यूटिलिटी, ठीक। हिक्स का मांग वक्र किसका फलन होता है? प्राइसेस और यूटिलिटी का। यूटिलिटी यहाँ पे क्या होती है? कांस्टेंट होती है, तो यू बार लगा, एक तरह से प्राइस का ही फलन। अब इसकी विशेषताएं क्या है भाई? हिक्स के मांग वक्र की विशेषताएं क्या हैं? जैसे कि हम लोगों ने मार्शल के मांग वक्र की विशेषताएं देखी, वैसे ही हिक्स के भी मांग फलन की विशेषताएं। हिक्स का मांग फलन कीमतों और उपयोगिता का फलन होता है, ये हमने बताया। इसमें आय का फलन नहीं होता। जबकि मार्सिलियन डिमांड फंक्शन हमने देखा था, मार्शल का मांग वक्र आय का फलन होता है और कीमतों का भी। लेकिन हिक्स का मांग फलन जो होता है वो कीमत और उपयोगिता का फलन, दोनों में अंतर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं हिक्स के मांग वक्र को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। हिक्स के मांग वक्र को हम डायरेक्ट शेफर्ड लेमा से डिराइव कर सकते हैं। शेफर्ड लेमा से प्राप्त कर सकते हैं हम हिक्स के मांग वक्र को। जैसे कि मार्शल के मांग वक्र को हम रॉय आइडेंटिटी से, लेमा मतलब आइडेंटिटी होती है, रॉय आइडेंटिटी से प्राप्त कर सकते थे। हिक्स के मांग वक्र को शेफर्ड लेमा से प्राप्त कर सकते
व्हाट इज द शेफर्ड लेमा? अगर एक्सपेंडिचर फंक्शन को आप कीमतों के संदर्भ में अवकलित कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, वही शेफर्ड लेमा होती है। शेफर्ड लेमा क्या होती है? एक्सपेंडिचर फंक्शन। एक्सपेंडिचर फंक्शन किसका है? पी, और एक्सपेंडिचर किसका फंक्शन होता था? कीमतों और उपयोगिता का। इसको, इस एक्सपेंडिचर फंक्शन को आप अवकलन कर दो कीमतों के संदर्भ में, तो आपको क्या मिलेगा? हिक्स का मांग वक्र मिल जाएगा, हिक्स का मांग वक्र मिल जाएगा। और यही, इसी को बोलते हैं शेफर्ड लेमा। इसका फार्मूला भी आता है एग्जाम, ये फार्मूला याद होना। चलिए, हिक्स के मांग वक्र की विशेषताएं क्या है भाई? जल्दी जल्दी बताइए। हिक्स के मांग वक्र की विशेषताएं क्या है? क्या ये होमोजीनियस होता है? हिक्स का मांग वक्र होमोजीनियस होता है? हिक्स का मांग वक्र होमोजीनियस होता है? बिल्कुल होता है। तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो इन प्राइसेस। हिक्स का मांग वक्र कीमतों के संदर्भ में शून्य घात का समरूप मांग फलन होता है। ठीक है, कीमतों को समान अनुपात में बढ़ाने पर मांग नहीं बदलती है। ठीक है, किसका मानना था? हिक्स का मानना। दूसरा है, हिक्स के मांग फलन में, हिक्स के मांग फलन में केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। हिक्स के मांग फलन में केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ही लिया जाता है, जबकि मार्शल के डिमांड फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों को लिया जाता है। लेकिन हिक्स के मांग फलन में केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, हिक्स का मांग वक्र कॉन्टिन्यूअस होता है। हिक्स का मांग वक्र कॉन्टिन्यूअस यानी सतत होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस किस टर्म में? इन प्राइसेस एंड यूटिलिटी, यानी कीमतों और उपयोगिता के संदर्भ में हिक्स का मांग वक्र क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ हिक्सियन डिमांड। लिख लिया सभी लोगों ने? तो हिक्स के डिमांड फंक्शन को हम लोग कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। हिक्स के मांग वक्र को क्षतिपूर्ति मांग वक्र भी कहते हैं, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो कंपनसेटिंग वेरिएशन को ही तो दिखाता है, क्षतिपूर्ति परिवर्तन। जबकि मार्शल के डिमांड वक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? अनकंपनसेटेड डिमांड, यानी अक्षतिपूर्ति मांग। तो आइए थोड़ा सा इनको और देख लेते हैं। यानी मार्शल के मांग वक्र, मार्शल मांग वक्र और हिक्स का मांग। ठीक, मार्शल का मांग वक्र क्या है? अनकंपनसेटेड या साधारण मांग वक्र। हिक्स का कंपनसेटेड यानी क्षतिपूर्ति मांग। दोनों में संबंध, अगर वस्तुएं, पहला केस वन, अगर वस्तु सामान्य है, अगर वस्तु सामान्य है यानी नॉर्मल वस्तु, तो किसका मांग वक्र कैसा होगा? अगर सामान्य वस्तुएं हैं तो मार्शल का मांग वक्र क्या होता है? फ्लैटर होता है। मार्शल का मांग वक्र कैसा होगा? अगर वस्तु सामान्य है तो फ्लैटर होगा। ठीक है, कैसा होगा? फ्लैटर होगा यानी चपटा होगा। जबकि हिक्स का स्टीपर होगा। ठीक है, यानी खड़ा हो। यानी अगर वस्तु सामान्य है तो मार्शल का डिमांड वक्र हिक्स की तुलना में फ्लैटर, और हिक्स का मांग वक्र मार्शल की तुलना में स्टीपर होता है। ठीक है, केस टू, अगर वस्तु इंफीरियर है तो, इंफीरियर है वस्तु तब क्या होगा भाई? इंफीरियर में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। हिक्स का क्या होगा? मांग वक्र फ्लैटर,
मार्शल का स्टीपर, यानी खड़ा होगा, ये चपटा होगा, ये खड़ा होगा। ठीक, यानी इंफीरियर गुड के केस में हिक्स का मांग वक्र मार्सिलियन डिमांड वक्र की तुलना में लोचदार होगा, यानी फ्लैटर होगा। फ्लैटर का मतलब लोचदार, और वहीं मार्शल का डिमांड वक्र स्टीपर। जस्ट अपोजिट, एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये पूरी कंज्यूमर थ्योरी दंड हो गई, खत्म हो गया। चलें आगे। बताइए भाई, एक और केस इसमें मैं ले सकता हूँ। ठीक है, एक तीसरा केस ले लीजिए, केस थी गिफेन गुड। गिफेन गुड, गिफेन गुड के केस में हिक्स और मार्शल का डिमांड करो कैसा होता है, आपको पता है? गिफेन वस्तु के केस में जो हिक्स का मांग वक्र होता है, हिक्स का मांग वो ऋणात्मक ढाल का ही होता है, आपको पता है? वो ऋणात्मक ढाल का ही होता है। क्यों, ऐसा क्यों है? इसका लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो तीनों, चाहे जिस तरह की वस्तु हो, सभी में क्या होता है, निगेटिव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सभी वस्तुओं के केस में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और हिक्स का जो मांग वक्र है वो केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लेता ही। जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऋणात्मक होता है तो हिक्स का मांग वक्र कभी भी पॉजिटिव स्लोप का नहीं होता, यानी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, हमेशा ऋणात्मक होता है हिक्स का मांग वक्र, चाहे वो गिफेन वस्तु हो, चाहे इंफीरियर हो, चाहे सामान्य। लेकिन गिफेन वस्तु में जो मार्शल का डिमांड होता है, मार्शल का मांग वो क्या हो जाएगा, बताइए भाई? धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव स्लोप का होता है, यानी धनात्मक ढाल का हो जाएगा, यानी अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, ये ध्यान में रखिए। कभी कभार पूछ लेगा गिफेन गुड्स में हिक्स का मांग वक्र क्या होगा, सब लोग पॉजिटिव लगा के आएंगे, जबकि निगेटिव, लेकिन मार्शल का बस अपवर्ड स्लोपिंग होगा। मार्शल का अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा? क्योंकि मार्शल का जो मांग वक्र है वो दोनों इफेक्ट को दर्शाता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों को। और जब गिफेन वस्तु होती है तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज निगेटिव। लेकिन गिफेन वस्तु के केस में इनकम इफेक्ट ज्यादा प्रभावकारी होता है, यानी पॉजिटिव वाला ज्यादा प्रभावकारी होता है निगेटिव से। जब पॉजिटिव वाली चीज ज्यादा है निगेटिव वाली से तो प्राइस इफेक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है तो मार्शल का डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। लेकिन ये केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लेता है, यानी निगेटिव वाले को। जब निगेटिव वाले को ले रहा है तो प्राइस और क्वांटिटी में निगेटिव रिलेशन मिलेगा ही, चाहे वो गिफेन हो, चाहे इंफीरियर हो, चाहे सामान्य हो। समझ में आया ना? बताइए भाई, क्लियर है? बोलिए सभी लोग, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उत्पादन की बात करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करेंगे। प्रोडक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उत्पादन की चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी परिवर्तनशील अनुपातों का, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का।
परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है भाई? क्या बताता है परिवर्तनशील अनुपातों का? इसकी अजम्पशन क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है? तो सबसे पहले मान्यताएं कर लीजिए। मान्यताएं क्या है कि अल्पकाल में लागू होता है, ये केवल अल्पकाल में लागू होता है, शॉर्ट रन। दूसरा, साधनों के अनुपात परिवर्तित होते रहते हैं, यानी साधनों के अनुपात वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं, यानी कैपिटल अपॉन लेबर जो रेशियो हो, ये फिक्स्ड नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है इसमें। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी इसमें क्या विशेषता है कि परिवर्तनशील जो साधन है, जैसे कि लेबर, तो लेबर की सभी इकाइयां क्या है, समरूप। लेबर की सभी इकाइयां कैसी हैं, समरूप। ठीक है। चौथी मान्यता क्या है कि तकनीक कैसी है, स्थिर। तकनीक कैसी है, स्थिर है। टेक्नोलॉजी, शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी को परिवर्तित भी नहीं कर सकते हो। ये चार विशेषताओं पे ये पूरी थ्योरी टिकी हुई। ठीक। अब आ जाइए इसकी तीनों स्टेजेस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज, प्रथम अवस्था। उत्पादन की प्रथम अवस्था में क्या होता है, थोड़ा बहुत आप लोग भी बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। प्रथम अवस्था में क्या होता है बताइए। तो भाई आया, बताओ कुछ आप लोग। प्रथम अवस्था में समापन कहाँ होता है? क्यों भाई, प्रथम अवस्था का समापन कहाँ होता है? अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, देखो यहाँ से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। सर जहाँ पर एमपी और एपी इक्वल होते हैं, मतलब एमपी काटता है एपी को। ठीक है, वेरी गुड। देखो पहली बात तो ये जानिए, जो प्रथम अवस्था है उसमें जो टीपी है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ठीक है, ये पहली बात। टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक।
दूसरी बात, यह अवस्था समाप्त कहाँ होती है? समाप्त वहां होती है जहां पे एपी अधिकतम होता है। एपी क्या हो? अधिकतम। और दूसरी शर्त, एमपी एपी को ऊपर से काटे। एमपी एपी को ऊपर से काटे, और यानी एपी बराबर एमपी। यहाँ पे अवस्था खत्म हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या इस अवस्था में कोई प्रोडक्शन करना चाहेगा? और नहीं करना चाहेगा तो क्यों नहीं करना चाहेगा? क्या लॉजिक है उसका? बताइए भाई, पता है? हम्म? थोड़ा दिमाग लगाइए। क्यों? क्योंकि इसमें स्थिर साधनों का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। जो फिक्स्ड संसाधन है हमारे, उनका पूरा अच्छे से प्रयोग नहीं हो पाता। श्रम का तो अच्छे से प्रयोग होता है, लेकिन जो फिक्स्ड यानी पूंजी है, उसका प्रयोग अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए इसमें कोई अच्छे से, मतलब इसमें जो रेशनल प्रोड्यूसर है, इसमें प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिक्स्ड साधन का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, यानी एमपी के, इसमें क्या होता है? निगेटिव होता है। और एमपीएल क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे रेशनल प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा। जहाँ पे एमपीके और एमपीएल दोनों पॉजिटिव होंगे, वहीं पे प्रोडक्शन। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट रुक जाइए बस। चलिए, तो यानी फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा कि एपी जो है, टीपी जो है, बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। समाप्त कहाँ होता है? जहाँ पे आपका एपी अधिकतम, एपी एम एपी को एमपी ऊपर से काटे, और एपी एमपी बराबर है। और एमपी इसमें निगेटिव होता है एमपी के, और एमपीएल पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है? एपी इंक्रीजिंग होता है फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में एपी क्या होता है? इंक्रीज करता है, बढ़ता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? एपी बढ़ता है। लेकिन क्या फर्स्ट स्टेज में एपी गिरता है? क्यों भाई? फर्स्ट स्टेज में क्या एपी गिरता है? नहीं, एपी फर्स्ट स्टेज में हमेशा बढ़ता है। दूसरी बात, इसमें एमपी का क्या खेला है? एमपी बढ़ता है, शुरू में बढ़ता है, अधिकतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, और गिरना भी शुरू कर देता है। गिरना भी शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इसमें होती। अब आ जाइए द्वितीय अवस्था, सेकंड स्टेज। द्वितीय अवस्था में क्या होता है भाई? द्वितीय अवस्था शुरू कहाँ से होती है? और इसमें क्या होता है? द्वितीय अवस्था को आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी बोलते हैं। सेकेंड स्टेज के आधार पे ही इस थ्योरी का नाम रखा गया।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी इसको बोला जाता है, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है। अब ये अवस्था शुरू कहाँ होती है भाई, सेकेंड स्टेज जो है शुरू कहाँ होता है? पहली बात तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे टीपी बढ़ता तो है बट घटती दर से, यानी सेकेंड फेज में टीपी बढ़ता है बट घटती हुई दर से। यही क्वेश्चन आया था पीजीटी, यूपी पीजीटी में, ठीक है। यानी आपका जो सेकेंड स्टेज है उसमें टीपी बढ़ता है लेकिन घटती दर। पेज ही भर गया है, अब हम लोगों को डिलीट करके पढ़ना पड़ेगा, इसका डिलीट कर देते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो तुम लोग? नहीं भाई, सर। हाँ, बताते रहना। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज में और क्या होता है, टीपी जो है बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से, और इसी स्टेज में लास्ट में टीपी क्या हो जाता है, मैक्सिमम भी हो जाता है। इसी स्टेज में टीपी मैक्सिमम भी हो जाता है। और क्या होता है इसमें, इस स्टेज में एमपी और एपी दोनों घटते हैं। इस स्टेज में एमपी और एपी दोनों घटते हैं, लेकिन एमपी 0 हो जाता है घटकर, लेकिन एपी पॉजिटिव ही रहता है। एपी कभी भी शून्य या निगेटिव नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। और क्या है इसमें, अब सवाल ये उठता है कि क्या इस स्टेज में कोई प्रोडक्शन करेगा? नहीं। कि हाँ, बताओ भाई, इस स्टेज में कोई प्रोडक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में एमपी के भी पॉजिटिव रहता है और एमपीएल भी पॉजिटिव रहता है। यानी श्रम और पूंजी, यानी स्थिर और जो वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील साधन, दोनों साधनों की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है इसी इसी फेज में पॉजिटिव रहती है और डिमिनिशिंग करती है। देखो, पॉजिटिव के साथ साथ डिमिनिश करती है, घटती है। तो ये सबसे अच्छी अवस्था है, इसी में प्रोडक्शन करता है एक उत्पादक, ठीक है, इसी स्टेज में उत्पादन करता है। क्यों? क्योंकि इसी स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड लेबर बोथ आर पॉजिटिव एंड डिमिनिश। अब तृतीय अवस्था आ जाइए, थर्ड फेज। तृतीय अवस्था क्या है, सबसे बेकार की अवस्था। इसमें टीपी क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, यानी घटने लगता है। कहो ऋणात्मक का मतलब है यहाँ पे घटने लगता है, ठीक। एमपी ऋणात्मक हो जाता है, इसमें निगेटिव हो जाता है एमपी, और एपी इसमें घटता तो है बट पॉजिटिव रहता है।
पॉजिटिव घटता हुआ, ठीक। तो और इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें MPL निगेटिव हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, MPL निगेटिव और MPK पॉजिटिव रहता है। नहीं, इसमें दोनों शायद निगेटिव हो जाते हैं, इसमें दोनों निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आप बहुत ज्यादा लेबर यूज करने लग जाते हो ना, तो बहुत ज्यादा जब लेबर यूज करने लगोगे, तो जब ज्यादा लेबर यूज करोगे तो आपकी लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आपको उस लेबर के हिसाब से पूंजी कम है, तो पूंजी की पॉजिटिव रहती है, ठीक है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता तो पॉजिटिव रहती है, बट लेबर की निगेटिव हो जाती है। पॉजिटिव दोनों की होनी चाहिए, तभी प्रोडक्शन होगा। दोनों की पॉजिटिव कहाँ है, केवल सेकेंड, ठीक है। तो दीज आर द लॉ ऑफ वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन से संबंधित है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसमें फैक्टर का जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी साधनों का अनुपात स्थिर होता है। K/L रेशियो क्या होता है, उसमें स्थिर होता है। टेक्नोलॉजी चेंज होती है उसमें, क्योंकि लॉन्ग रन है तो टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है। और क्या होता है, क्यों भाई, अगर मैं RTS की बात करूं, रिटर्न्स टू स्केल थ्योरी, पैमाने के प्रतिफल के सिद्धांत। पैमाने के प्रतिफल के सिद्धांत की मान्यताएं क्या है भाई, सबसे पहले मान्यताएं क्या है, मान्यताएं, पहली मान्यता है ये लॉन्ग रन थ्योरी है, ठीक। दूसरी मान्यता क्या है, साधनों का अनुपात स्थिर रहता है, साधनों का अनुपात स्थिर रहता है, ठीक है। यानी कैपिटल लेबर रेशियो क्या होता है, यहाँ पे स्थिर होता है। तीसरी विशेष क्या है, तकनीक यहाँ पे स्थिर होती है, हाँ, तकनीक यहाँ भी स्थिर होती है, ठीक है। चौथी, परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता होती है साधन बाजार में, फैक्टर मार्केट, साधन बाजार में, ठीक है। तो दीज आर द अजम्पशन ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ और अजम्पशन हो सकती हैं, एक मिनट, नहीं, अब इसमें हम लोग जैसे जनरली आप लोग देखते ही होंगे कि कांस्टेंट रिटर्न स्केल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यही सब होता है। तो इसमें जनरली हम लोग आइसो प्रोडक्ट पर, जैसे तटस्थता वक्र वहाँ पढ़ते थे कंज्यूमर थ्योरी में, यहाँ हम लोग समुत्पादक पर पढ़ते हैं, आइसो क्वांट, ठीक है। तो भाई मेरी आवाज आ रही है ना?